हेलो गाइज, मैं दीपक सर। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जो कक्षा 10 की है, गणित, बहुवैकल्पिक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। जो भी अभी मेरे चैनल पर नए हैं और लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं तथा वीडियो को लाइक शेयर करें तथा देर न करते हैं, सीधे प्रश्न पर आते हैं। पहला नंबर प्रश्न में क्या करा कि पहला नंबर प्रश्न में करा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72, B बराबर 9, AQ बराबर 8, तो R का मान बताना है। तो R का मान बताने के लिए ये एल्गोरिथम का थ्योरी है, तो कहता है भाज्य वर्ग क्या, तो B को क्या करें 9 गुने Q को 8 रखें, तो ये 9 8 72 और ये 72 A के बराबर है। तो इसमें शेषफल क्या मिला, तो शेषफल हमें 0 मिला। सवाल का ऑप्शन नंबर C सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A 73 और B 9 और Q 8, तो 9 8 72 और ये कह रहा है भाज्य 73 है, तो 72 में 1 जोड़ेंगे तो 73 मिलेगा, अर्थात R का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। कितना होगा? 1। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर D सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि यदि A बराबर BQ प्लस R में HCF A B बराबर LCM, तो क्या होगा यहाँ से LCM, तो यहाँ से क्या होगा B, R हो जाएगा LCM। क्या हो जाएगा? B, R LCM हो जाएगा। इस तरह से सवाल का ऑप्शन नंबर A द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में करा कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए HCF A, B गुने LCM A B निम्न में से किसके बराबर होगा। मतलब एक फार्मूला लिखे थे कि LCF गुने LCM बराबर A गुने B, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसलिए सवाल के उत्तर B हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में करा कि दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अभी फार्मूला बताएं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है बराबर लसा गुने मसा होता है, तो इन दोनों को केवल गुना कर देंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, अर्थात 25 गुने 50, तो 25 25 25 से और 1 0, यानी 1250। इस सवाल का उत्तर 1250 ऑप्शन नंबर C द करेक्ट ऑप्शन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। हम हर एक चैप्टर वाइज का ऑब्जेक्टिव निचोड़ कर लाएंगे जो 2024 के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग करने के जिस क्रम में जब शेषफल 0 आता है तब उस चरण का भाजक क्या कहलाता है। तो उस चरण का जो होता है ना अंतिम भाजक मासा कहलाता है। क्या कहलाता है? मासा कहलाता है। इस तरह सवाल का उत्तर A होगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से
किसे परिकलित करने की तकनीकी है? तो किसे करने की तकनीकी है बाबू? तो मासा ज्ञात करने की तकनीकी है। किसे ज्ञात करने की तकनीकी है? मासा ज्ञात करने की तकनीकी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 में करा कि एक कौन सी संख्या है मेरे प्यारे से कमेंट में लिखें। एक कौन सी संख्या भाज सभाज इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें कि एक कौन सी संख्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक न तो अभाज्य संख्या, न तो भाज्य संख्या और न ही सभाज्य संख्या है। इसलिए सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा, निम्न में से दो कौन सी संख्या है? सम संख्या, अभाज्य संख्या, केवल अभाज्य संख्या, ए तथा बी दोनों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें कि ये दो कौन सी संख्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। इसलिए सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल का उत्तर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा कि ए और बी सभाज्य संख्याएं कहलाते हैं यदि उन दोनों संख्याओं का मासा एक हो, अर्थात तो उन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, तब वो दोनों संख्याएं सभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अर्थात इस सवाल का उत्तर दोनों संख्याओं का मासा एक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 में निम्न में से कौन सा युग्म सअभाज्य है? सअभाज्य संख्या का युग्म चुनना है, मतलब जोड़ा एक चुनना है। और जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं तथा बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन का हमने संग्रह किए हैं। 60+ लगभग क्वेश्चन है इसमें, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और अपने जब भी प्रश्न आता है उसका उत्तर देने की कोशिश करें कि सवाल का उत्तर कौन सा होगा। और ये 2024 के लिए बहुत काफ़ी अर्थात बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं। इससे कोई बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। तो चलते हैं इस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सभाज्य है? तो सभाज्य, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर। 9 और 16 ये जो दोनों संख्या है ना, ये सभाज्य संख्या का युग्म है, क्योंकि 9 और 16 ये दोनों किसी भी अन्य संख्या एक के अतिरिक्त दूसरे से नहीं विभाजित होता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में करा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि ये जो आर की वैल्यू है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है और इससे एकदम बेहतरीन ढंग से याद करना है ना। इस तरह से सवाल का उत्तर इस कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में है। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी जहां ए की वैल्यू है x² और y² और v की वैल्यू है x और y² के रूप में है, जहां a तथा y यहाँ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, a तथा y अभाज्य संख्याएं हैं, तब ए बी का HCF होगा। हमने बहुत प्यारे से प्रश्न बताए हैं कि अगर HCF निकालना हो तो दो दिए गए संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे। तो ये तोड़ दिए गुणनफल के पावर के रूप में सजा दिए दोनों को। तो HCF जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, HCF जो होगा इन दोनों में जो मिलता है, अर्थात दोनों में क्या मिल रहा है, यानी HCF जो होगा ये दोनों में मिल रहा है x, उसका न्यूनतम घात वाला लेना, और y दोनों मिल रहा है, दोनों में पावर सेम,
इसलिए एक्स वाई स्क्वायर सवाल का उत्तर हो जाएगा HCF। तो एक्स वाई स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह से सवाल का उत्तर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 में यदि एक्स बराबर 2 का पावर 3 गुनी 3 गुने 5 का पावर 2 और करा y की जो वैल्यू 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3, तो फिर कहा HCF बताना है मेरे प्यारे मित्र। अभी ये बताएं जो दोनों में मिले उसका मिनिमम पावर वाला होगा, अर्थात तो दो दोनों में मिल रहा है इसलिए 2 का 2 पावर हो जाएगा, और गुने 3 दोनों में मिल रहा है तो दोनों में मिनिमम पावर वाला 1 हो जाता है, तो 2 का पावर 4 और मल्टीपल 3, तो 4 3 12 सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, मेरे शेयर नहीं, और वीडियो को इतना लाइक करें, इतना सब्सक्राइब चैनल को करें, ताकि ये हर बच्चे के पास पहुँचे जो 2024 को एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या होगा। दो क्रमागत जैसे 2 4 ये दो क्रमागत संख्या है और ये सम संख्या है, तो इन दोनों का मासा जो होगा, इन दोनों में दो उभयनिष्ठ है इसलिए दोनों का मासा 2 हो जाएगा। तो कोई भी दो क्रमागत सम संख्या उठाएंगे उसका मासा हमेशा 2 होगा, अर्थात इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का मास। अब देखो क्रमागत कहा लेकिन विषम कहा, मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान से समझना है। तो ये विषम क्या, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और कोई भी दो क्रमागत उठा लेना है लगातार और उनका मासा, जैसे मान ली कि 3 और 5 उठा लिए, तो इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसलिए दोनों का मासा जब होगा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेरनियों कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का मासा हमेशा 1 तथा दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा 2 होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा। बहुत प्यारा प्यारा सा प्रश्न हमने शामिल किए हैं इसमें, बहुत टाइम सोच समझ के लाया ना प्रश्न को, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि कौन सा प्रश्न आपके लिए छूट ना जाए 2024 में। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तब सबसे पहले ये जानना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किससे कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है मेरे प्यारे विद्यार्थी। ये अगर नहीं पढ़ा हो तो इसका वीडियो हम डाल देंगे अपने यूट्यूब पर। तो अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इन दोनों का HCF तो कहा इन दोनों क्या, इन दोनों में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए इन दोनों का HCF क्या होगा 2 हो जाएगा, इसलिए सवाल का उत्तर ए सही होगा। 18 नंबर प्रश्न में कहा कि निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है। तो किस गणितज्ञ ने लिखे, जल्दी से प्यारे से कमेंट में लिखना। तो ये जे कार्डेन नामक वैज्ञानिक ने लिखी है, जे कार्डेन नामक वैज्ञानिक ने लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है शब्द एल्गोरिथम किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है। शब्द जो एल्गोरिथम का हम प्रयोग करते हैं किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर की व्याख्या करें। तो ये सवाल का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अल ख्वारिज्मी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अल ख्वारिज्मी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा हिसाब अल जबर व अल मुकाबला किस गणितज्ञ द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो मेरे ये जो पुस्तक का नाम है ना, किस गणितज्ञ ने लिखे,
मेरे सिर से नहीं, ध्यान से समझना। इस पुस्तक को किस गणितज्ञ ने लिखी? तो लिखा इस गणितज्ञ को, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर होगा। गणितज्ञ का नाम है अल ख्वारिज्मी। किस क्या नाम है? अल ख्वारिज्मी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा, गणितों का राजकुमार प्रायः निम्न में से किस गणितज्ञ को कहा जाता है? गणितों का राजा किस गणितज्ञ को कहा जाता है? तो कहा जाता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। चलता है नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 हो गया, 22 नंबर समझते हैं। कहा डी कोविंसक अरिथमेटिकी किस गणितज्ञ की कृतक है? डिस्क विंसक अरिथमेटिकी किस गणितज्ञ की कृति है? तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस का है। किसका? कार्ल फ्रेडरिक गॉस का है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है, बहुत प्यारा सो प्रश्न है, समझना है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। m एक पूर्णांक संख्या है और उसको जब m से मल्टीपल किस्म करेंगे तो वो सम पूर्णांक संख्या मिलेगा। तो अर्थात इसका उत्तर होगा 2m के रूप का होगा। इसके रूप का 2m के रूप का जो है 2 में कोई भी एक पूर्णांक संख्या से गुना कर देगा तो एक सम संख्या ही मिलेगा, अर्थात सम पूर्णांक मिलेगा। इसलिए सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप हो। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और वीडियो को जितना ज़्यादा से शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तब तो क्या होगा? विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो अभी उन्हें बताएं कि 2 अगर m हो अगर q भी हो तो भेजिए। तो ये सम संख्या के रूप में, अगर सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो ये विषम संख्या का रूप बन जाता है, तथा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरे शेयर नहीं हो 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है चैप्टर 1 का। हम हर एक चैप्टर का ये इस तरह से लाता होगा। ये पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 तरह के वीडियो हम डालेंगे 3 पार्ट में चैप्टर 1 का। 25 में करा कि n-1 8 से विभाजित, अगर हम इसे n-1 हमारी जो है ना 8 से विभाजित, तो n करा कौन सी संख्या? तो मेरे भाई n ही क्या होगा? ये 8 से तभी विभाजित होगा जब ये क्या होगा? नंबर 9 के बराबर होगा या 9 से बड़ा होगा, तभी ये 8 से विभाजित होगा। तो 9 जो है ना एक विषम संख्या है। कौन सी संख्या? एक विषम संख्या है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कि n+1, अभी देखिएगा n-1 का अभी प्लस का लिया तो n-1 जो है 8 से विभाजित है। n क्या? तो 8 से तभी विभाजित है जब n की वैल्यू क्या होगा? 7 या 7 से बड़ा होगा। तो n की वैल्यू 7 होनी चाहिए। यहाँ पर n की वैल्यू 7 होगा तब ये हम मिनिमम वैल्यू 7 रखेंगे n की, तो ये 8 से डिवाइड होगा। तो इसलिए 7 भी क्या है? विषम पूर्णांक है। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में का बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ये 2024 के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न सवाल में पूछे आते हैं। तो करा 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना? तो 625 को हम तोड़ते हैं 5 का 4 पावर, 5 का 4 पावर 625, अर्थात 5 का कितना घात है? तो ये जो घात है ना मेरे सिर से नहीं, ये जो है ना ऊपर वाला, ये जो है ना इसी को कहते हैं हम घात। इस तरह से सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 28 में करा है,
कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात होगा। तो मेरे प्यारे सर्षणी इसे तोड़ना है 38 और 25, ये 5 से लग जाएगा, 5 सत्ते 35, अब 3 बचा तो 5 छक 30, 5 पचे 25, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 2 बच गया तो 5 पचे 25, 5 तिया 15, अब ये 3 से नंबर लगेगा, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 3 से लगेगा 70 तिया 51, 17। तो अब दिखना है मेरी शेरनियों कि इसमें जो है 3 का घात कितना, तो अर्थात 3 कितने बार आए, तो 3 2 बार आए तो 3 का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है क्या, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, अगर ये मालूम होगा तभी हम अभाज्य संख्या को चुन सकेंगे। तो हम बताए थे अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक वो एक और एक स्वयं, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो और यह एक को छोड़कर, तो जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो, तो ऐसे कौन सी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो 23 है ना, इसका केवल 2 ही गुणनखंड है, एक और स्वयं। तो इससे सवाल का उत्तर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है निम्न में से कौन अभाज्य, फिर कहा अभाज्य कौन है, तो जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड है। तो हम देखिए ना 11 में तोड़ते हैं कि 11 एक तोड़ते तो केवल 11 का 2 ही गुणनखंड है, एक और केवल 11, इसलिए सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें मेरे शेरनी बहादुरों, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं प्रश्न संख्या 31 में करा 17 और 6 का HCF बताना। तो 17 और 6 ये दोनों कैसी संख्या है, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो अगर सहअभाज्य संख्या है तो इसका HCF जो होगा, HCF जो होगा क्या होगा, 1 के बराबर हो, क्या होगा, 1 होगा। इसलिए सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 32 में करा 96 या 404, 96 एंड 404 का HCF बताना। तो ये HCF जो है ना इसका 4 हो जाएगा। देखिए 24 चौक 96 और ये 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, अर्थात तो 4 जो है ना दोनों में शामिल है, इसलिए 96 और 404 का HCF जो होगा ये 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है 306 और 54 का HCF बताना। तो देखो 54 और 306 का HCF, तो अब यहाँ से देखेंगे 18 तिया 54, अब 3 से इसे काटेंगे, 3 से 3 एकम 3 कट गया 0, 3 दूनी 6। तो देखते हैं सवाल का उत्तर क्या होगा। तो ये 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 2 गो, तो केवल 3 एक ही होगा और 2 इसमें, अरे 2 यहाँ भी एक 3 है, तो 3 2 गो, तो 3 तिया 9 और ये 2 दोनों में मिल रहा है, तो 9, तो 9 दूनी 18। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 में कह रहा है 12 15 और 21 का लसा बताना। 12 15 और 21 का लसा बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एक हम बड़े नंबर को लेते हैं, 7 या 21, और इसमें कहते हैं 5 से मल्टीपल तो 5 या 15 आ जाता है, और ये 3 है तो इसमें 4 से मल्टीपल करते हैं तो 12 भी था। सवाल का उत्तर ये हो जाएगा मेरा
तो 5 चौक 20, 7 या 21, 21 दूनी 42, 420 सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें, मेरे शेयर न्यू। तो अब बताना है कि जल्दी 8, 9 और 25 का लासा क्या होगा। तो सबसे पहले कि हम अपना प्यारा सा कमेंट अपने बॉक्स में लिखें कि अब कौन सा सवाल का उत्तर होगा। चलते हैं यहाँ जल्दी से करते हैं कि 25 को सबसे पहले तोड़ेंगे 5 गुने 5 में, और ये अब यहाँ से देखिए 8 को 8 है और 25 सब ये अलग अलग नंबर है, तो ऐसे करने से फ़ायदा नहीं। 25 8 डायरेक्ट कर दो, 25 8 200, ये 200 होगा। 9 से मल्टीपल करेगा तो 9 दूनी 18, सवाल का उत्तर हो जाएगा 1800। क्या हो जाएगा 1800, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। करा एलसीएम 91 और 26 का 182 है, तो एचसीएफ होगा। तो बताएं कि एचसीएफ निकालने के लिए बताए थे कि एलसीएम गुने एलसीएम, माने यहाँ से एचसीएफ निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 91 गुने 26। एक थ्योरी बताएं कि लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हम यहाँ से 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 13, अर्थात एचसीएफ जो बचा 13। सवाल का ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 37 में यदि एलसीएम 72 और 126 का 504 है, फिर इसी तरह के सवाल है, और तो एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ यहाँ एचसीएफ रख देंगे, और यहाँ से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 72 गुने 126। अब यहाँ से काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 72 से 2 से कटेगा तो देख लो 18 से काट लो, 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 50 में से 36 घटा लो 4, और ये 4 बच गया तो 1 14, 8 44 से 28 हो गया, 28 सत्ते 26 से तो 7 चौक 28। कहाँ मिस्टेक हुआ देखते फिर से सवाल का क्या होगा कि 504 है ना बाबू, गुने एचसीएफ तो निकालना है, तो एचसीएफ निकालना, एचसीएफ तो 72 गुने 126 करना होगा। तो देखो काटो, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 1 बच गया यहाँ पर, तो यहाँ 10 हो गया तो 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 से काट लो, 18 चौक 72, 18 आ गया, 126 से 126 कट गया, 18 मरते में कटा। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। जखनी काटने में मिस हो रहा था थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। प्रश्न संख्या 38 में चल रहे हैं। करा कि यदि एचसीएफ 3664 का 4 है तो इतना का एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम ज्ञात करने क्या क्या, दी गई संख्या को 36 और 64 में अगर हम एचसीएफ से भाग देते हैं तो एलसीएम निकलेगा। तो हम यहाँ से भाग देते हैं 4 से, तो 4 9 के 36, और 4 9 से मल्टीपल करते हैं तो 9 चौक 36, और 9 छक 54, 55 56 57, तो ये क्या होगा 57 हो जाएगा, 576। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न के, वीडियो को स्किप न करें, पूरे लास्ट तक देखें। यदि एचसीएफ इतना है तो एलसीएम निकालना। फिर कह रहा है कि ये 54 है और गुने 78 है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर हम इसे एचसीएफ से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एलसीएम निकले। तो इसे 6 से, तो 6 9 के 54, 9 हो जाएगा, 9 5 9 8 72, हाथ मेरा 7, और 9 7 63, 7 70 702। सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या 253 और 440 का एचसीएफ 11 है, तो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों,
अब एलसीएम पूछ रहा दे रखा कि 253 गुने आर है तो आर की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 253 और 440, तो 11 गुने 4 और गुने 10, और ये क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये नंबर कटेगा ही नहीं, कटेगा, क्या होगा, नहीं कटेगा। तो ये एलसीएम जो होगा 253 गुने ये पूरे नंबर का मल्टीपल हो जाएगा। तो अब देखो 11 चौक 44 यानी 11 जो दिया है ना यहाँ पर एचसीएफ दिया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 चौक 40, इसमें कितना मल्टीपल करना है, 40, क्योंकि 11 दूनी 22, इसमें 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 23 मतलब कटेगा 11, इसमें भी 11 इसमें, तो 11 को हम इग्नोर करते हैं और ये लेते हैं इसमें, क्योंकि ये है 44, इसलिए सवाल का उत्तर जो आर की जो वैल्यू है ना, क्या पर यहाँ आर की वैल्यू जो 40 हो जाएगा, क्या होगा, 40। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट। अगर ये थोड़ा सा लेंदी हुआ तो इसके लिए हम सॉरी क्षमा मांगते हैं कैलकुलेशन के लिए वजह से। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 में कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए एक वृत्ताकार पथ है जिसमें एक ही स्थान से तीनों धावक दौड़ना प्रारंभ किया इस बिंदु से, ए बी सी, तीनों ए बी और सी तीनों ने इसी बिंदु से प्रारंभ कर दौड़ना शुरू किया, इस दिशा में दौड़ना शुरू किया। अवगत है एक चक्कर लगाने में क्रमशः एक जो है ना 3 घंटे का समय लगता है और बी का जो है ना 4 घंटे का समय लगता है, सी को 8 घंटे का समय लगता है। तो कहता है तीनों को स्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो ये जो होता है ना ये तीनों का एलसीएम होगा, तो तीनों का एलसीएम 24 होगा, कितना होगा, 24 होगा। तो इस सवाल का उत्तर 24 घंटे में पुनः तीनों अपने ही स्थान पर अर्थात इसी बिंदु पर ये पुनः मिल जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों का जब भी आएगा तो इसका एलसीएम ही निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में संख्या 41 हो गया, 42 में करा सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 तथा 125 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 5 तथा 8 आते तो वह संख्या क्या। करा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें हम 70 को डिवाइड करते हैं 125 को विभाजित करते हैं तो शेष ही 5 और 8 बचता है। तो कहते हैं क्यों न पहले शेष को घटा लिया जाए, तो ये 65 बचेगा और 125 में से हम ये 8 को घटा लेते हैं तो 15 8 7 15 117 बचेगा। अब जो कहता है अब इसे कौन से नंबर से विभाजित करेंगे, तो देखो 13 5 65 ये होता है, 13 5 65 13 9 17 से होता है, 13 9 के 17 से 13 दोनों में मिल रहा है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, एचसीएफ 13 हो जाएगा। 13 एक वैसी संख्या जो दोनों को डिवाइड करने पर शेष 5 और 8 मिलेगा। तीसरे सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 में करा बहुत प्यारा सा प्रश्न है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय को चुनना है। तो √5 एक अपरिमेय है, 3 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, 4 √3 एक अपरिमेय संख्या, अर्थात सवाल का ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अर्थात ये 2 इंटू √3 और बाई √3 है, तो ये √3 से √3 गया था अर्थात ये 2 मिला। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो सवाल का उत्तर बी है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 में कह रहा है
निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का चुनना है, परिमेय को चुनना है। किसको चुनना है? परिमेय को। चलिए चारों ऑप्शन लगा, ये परिमेय संख्या कौन है? रियल नंबर। जल्दी से बताना है, परिमेय संख्या को चुनना है। तो ये देखिए सवाल का उत्तर परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 7 का हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, अर्थात 7/8 सवाल का उत्तर ये डी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा हो जाता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 में करा, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? अभी चुनना, मतलब अपरिमेय को चुनना है। किसको चुनना? अपरिमेय संख्या को चुनना है। √81 एक परिमेय है, √4/2 एक क्या है? परिमेय है। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, अर्थात ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 में कह रहा है कौन परिमेय संख्या नहीं है? अर्थात यहाँ भी चुनना है अपरिमेय संख्या को। तो बताइए अपरिमेय संख्या कौन है? अपरिमेय संख्या को यहाँ भी चुनना है। तो अपरिमेय संख्या √15 एक अपरिमेय संख्या है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करें, जितना से ज़्यादा होगा शेयर करें वीडियो को। देखिए प्रश्न थोड़ा सा हम ये जूम कर लेते हैं प्रश्न को। करा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या का चुनना। तो अपरिमेय संख्या 1/√5 सी नंबर, अर्थात ऑप्शन नंबर इस तरह से लिखा है भाव 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 में कह रहा कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय को यहाँ भी चुनना है। क्या चुनना? अपरिमेय संख्या को चुनना है। किसको चुनना है? अपरिमेय को चुनना है। तो जल्दी से बताना सवाल का उत्तर कौन सा होगा? अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, डी नहीं होगा, तो जल्दी से चुनना। ऑप्शन नंबर बी 10 करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डी नहीं होगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 में करा कि पाई या π/2 या 3π या π+2 या π-3 कौन सी संख्या? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाई एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को कुछ भी किया जाए, भाग भी दिया जाए, गुना भी किया जाए या जोड़ा जाए, घटाया जाए परिमेय संख्या को, तब भी वो पाई के साथ अपरिमेय संख्या ही बनाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 50। वीडियो को जल्दी से जल्दी हो शेयर करें, लाइक करें। ये भी फिर उसी पैटर्न पर प्रश्न दिया, 3 + √3, 3 - √3 और 3 √3 या √3/3 या 3 √3/3 है। तो अब ये देखना कि कौन सी संख्या है। तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय अपरिमेय का सभी गुणनफल योगफल सब है, तो ये परिमेय नहीं है बल्कि अपरिमेय होगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 में करा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या है। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न, जल्दी से कमेंट में। दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अनंत परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न किया। प्रश्न संख्या 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 में कह रहा है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? तब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार बताए हैं प्रसार कि या शांत या तो अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है? शांत या तो अशांत आवर्ती होता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 में कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है और अनावर्ती होता है। क्या होता है? अनावर्ती, जो बार बार रिपीट नहीं करता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 54 में बहुत प्यारा सा प्रश्न है।
54 करा परिमेय संख्या p बटा q में q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m या 5 का पावर n है मेरे विद्यार्थी, ध्यान से समझना, ये m गुना में नहीं, ये पावर में है, या 2 का पावर n गुने 5 का पावर n है, जहाँ m तथा n कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो p बटा q का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम बताएं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n या केवल 2 का पावर m या 5 का पावर m के रूप का हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इस तरह सवाल का उत्तर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना जरूर। प्रश्न संख्या 55 में कार्य निम्नलिखित में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब ये तो बताएं कि शांत होने के लिए क्या रूल है, हर का 2 और 5 के रूप में होना या केवल 2 या केवल 5 के रूप में होना। तो इसका कहा शांत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन 11/8। 8 जो है हर केवल इसमें 2 है, तो इसका में शांत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 हो गया, 56 की ओर बढ़ते हैं। 56 में कह रहा निम्न में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ भी शांत पूछा है, तो अभी बताएं कि जिसमें केवल हर का क्या होगा, 2 और 5 दोनों होगा, या तो केवल 2 या तो केवल 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा 9/15, 3 तिया 9, 3 पचे 15 अर्थात इस सवाल का जो मानक रूप है परिमेय संख्या का 3/5 है, तो हर में देखो केवल 5 है, तरह से सवाल का उत्तर ए सही हो जाएगा कि दशमलव प्रसार शांत होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 56 से 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 में कहा निम्न में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा, मतलब हर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा होगा तो अशांत होगा। तो जैसे हम यहाँ पर डी ऑप्शन में लेते हैं 5/21, 21 को कहते हैं 3 सते 21, तो इसमें दोनों अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा, देखो अशांत आवर्ती उसी को होता है जो अशांत होगा, कभी कभी उसका अशांत आवर्ती भी होता है। तो अर्थात तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 5/12 का क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि देख लो 12 से अगर हम जब भागा देंगे ना यहाँ से, तो 1 0 बैठेगा, दशमलव 12 चौका 48, 2 आ जाएगा, 20, 12 कम 12 8, फिर क्या 80, 12 छक 72, फिर 8 आ जाएगा, फिर 8 है, 12 छक 72, अपनी अशांत आवर्ती होते जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। 59 में कह रहा है कि 23 इस तरह से लिखा प्रश्न मेरे प्यारे देते थे, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो अभी 2 और 5 दोनों के रूप में से इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 में बहुत प्यारा सा प्रश्न हमने लिखा, संख्या 0.2112111 इस तरह से बढ़ते गया, तो ये न कभी रिपीट कर रहा है, केवल अनंत तक गया है, तो ये अशांत है और अनावर्ती भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। ये खूब बहुत प्यारा सा प्रश्न हमने कहा कि 2.01202 या 5.2333 क्या है, अभाज्य संख्या, अपरिमेय है, परिमेय, प्राकृतिक। जल्दी से कमेंट में लिखिए। तो ये कौन सी है, सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी एक परिमेय संख्या का उदाहरण है, क्योंकि इसका दशमलव के बाद ये सीमित संख्या में है, और ये दशमलव के 1 अंक के बाद
को छोड़कर शेष अंक जो है रिपीट कर रहा था। तो ये दोनों परमी संख्या का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, प्रश्न संख्या 62 की ओर बढ़ते। तो ये प्रश्न भी खूब प्यारा सा है। अभी उसी प्रश्न से केवल अब ऑप्शन को चेंज किया गया। तो ये क्या है, 0.21121112111 इस तरह से आगे बढ़ते गया। तो ये क्या है, अशांत भी है और आवर्ती भी है। तो क्या है, अशांत और अनावर्ती है, सॉरी अनावर्ती है, अशांत और अनावर्ती है। होप मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।